ठीक है छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। इसके पहले का जो चैप्टर था वो था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसमें बिग बैंग वगैरह ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। बेसिक कंपोजिशन वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे। क्यों अंतिमा, हमारी पृथ्वी कितने परतों से बनी है भाई? तीन। हमारी पृथ्वी कितनी परतों से बनी है? तीन। हाँ, बहुत अच्छा। कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे। नहीं, वो तो कंपोजिशन है उसका। नाम बताइए, जो पढ़ते हैं उनका नाम बताइए। क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना? यस। भूपर्पाकी, मेंटल और क्रोड। और क्रोड को दो पार्ट में बांटा गया है ना? आउटर क्रोड और इनर क्रोड, यही तो। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी है, सबको क्लियर हो रहा है? ये और बड़ा करें अब। देखिए, अब क्लियर फ्लो हो रहा होगा सबको। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी है, मैं इसका संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, है ना? कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कि नीचे क्या है, कोई गया थोड़ी, है ना? तो कुछ सोर्सेस होंगे जिससे पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे क्या है। पृथ्वी के आंतरिक संगठन कौन कौन से तत्वों से, एलिमेंट से मिलकर के बनी है, और कहां पर ठोस है, कहां पर तरल है, कहां मैग्नेटिक है, इसकी ही इंफॉर्मेशन पता लगाना, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना कहलाता है। और इसकी अध्ययन के दो स्रोत हैं। नोट भी बनाते चलो, मैं किसी का भी चेक करूंगा, है ना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, जिससे पता चलता है ना? ये सोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले है प्राथमिक स्रोत, और दूसरे कौन से हैं? सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। ठीक है। प्राथमिक स्रोतों को दो पार्ट में फिर से बांटा गया है, जिसमें आता है आपका भूकंपीय तरंगे, यानी सीस्मिक वेव्स। और दूसरा क्या होता है? ज्वालामुखी अपरदन। द्वितीयक सोर्सेस जो हैं वो हैं सेकेंडरी सोर्सेस, आर्टिफिशियल, यानी इन्हें मानव जनित स्रोत भी कहते हैं। मैन मेड सोर्सेस, मानव ने अपने पैमाने बनाए हैं उनके आधार पर। ये होते तीन: ताप, दाब एवं घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। अब इनको एलोबरेट करके हम इन पर एक एक चैप्टर है, भूकंपीय तरंगों पर, ज्वालामुखी अपरदन पर, है ना, ये ताप, दाब एवं घनत्व उसी साथ में ही बता दिया जाएगा जब हम लोग अभी आज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जो मानव जनित सोर्स है उसी में हम लोग देख लेंगे। इन पर एलोबरेटिव चैप्टर्स होंगे। भूकंप अपने में ही एक महान है ना? पूरी धरती हिला देता है। बॉडी वेव, सरफेस वेव्स, अलग अलग है फेनामेना। ठीक है। ये अभी हमने देखा कि सोर्सेस कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी अपर्दन पर अपने में विशेष चैप्टर है। मैप वर्क भी है जो करना होगा, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, उसका पूरा मैपिंग करेंगे हम लोग। कौन से एक्टिव वोल्केनो हैं, कौन से डोरमेंट है, मतलब काफी बड़ा चैप्टर है ये। यूनिट काफी बड़ी है ये। लेकिन सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, और वहां के क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहले अध्ययन करेंगे,
है ना। आज का हम लोगों का जो टास्क है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। और ये बेसिक चैप्टर है। एसएससी, आरओ लोअर पीसीएस, पीसीएस एवं आईएएस तक में क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक कि एसएससी जैसे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में भी बड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे आए थे कि आईएएस वाले भी हिल जाएं। आजकल कुछ ऐसा रह नहीं गया है कि एसएससी आईएएस कुछ भी उठा के कहीं भी पूछ लेगा कठिन, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। अभी ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स आई थी, कितने लोग पढ़े हो। इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एकदम पढ़ते रहो। मैंने ग्रुप पे डाला भी था, पता नहीं किसी ने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था। उसमें देखो हम लोग क्या प्रिडिक्शन है ना, 7 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन भारत की 2080 तक। चाइना को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, है ना। तो इतना जनसंख्या कहाँ जाएगी ना। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी तो पेपर में भाई सिलेबस तो बड़ा नहीं कर देंगे, जो सिलेबस है उतना ही है। तो एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो सबसे पहले चलो चीज फॉर ऑपरेशन करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो आज का है टास्क हम लोगों का, साथ ही साथ सब लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे। ये अनुप्रस्थ काट, यहाँ पर हम लोग बेसिक्स देखेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत है इसे भूपर्पाटी कहा जाता है, यानी क्रस्ट। और इसका जो बेसिक कंपोजिशन है, जैसे कि अभी अंतिमा ने बताया था, क्या बताया था भाई, सियाल। इसका मतलब ये नहीं केवल इसी से बनी हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज इसका है सिलिका और एल्यूमिनियम का, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। वो बहुत ही महीन परत है, ऊपर की पपड़ी है मात्र ये, पृथ्वी की तुलना में देखा जाए तो। उसके बाद जो नीचे वाली बीच वाली परत है उसको क्या कहते हैं भाई, मेंटल कहा जाता है, मेंटल। और इसका बेसिक कंपोजिशन क्या है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। फिर उसके बाद जो क्रोड है, ये दोनों कोर हैं, जिनको दो पार्ट में उनके तात्विक जो तत्व वहां पर पाए जा रहे हैं उनकी अवस्था के अनुसार बांटा गया है, जिसे कहते हैं आंतरिक क्रोड। ये वाली है आंतरिक क्रोड, इनर कोर। और ये है बाह्य क्रोड, आउटर क्रोड। इसका कलर चेंज कर दें क्योंकि ये कलर इसके नेचर पर सूट नहीं कर रहा, ये ठीक है। और इन दोनों का जो बेसिक कंपोजिशन है, यानी क्रोड का, वो क्या होता है, निकिल और फेरस। बाकी यहां तो यूरेनियम भी पाया जाता है ना। भारी धातुएं काफी ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती हैं।
तो ये तो हमने एक अनुप्रस्थ काट में देखा कि इनका बेसिक कंपोजिशन क्या है। काम इससे नहीं चलना। तो अब हम दूसरा फिगर बनाएंगे, लेकिन उसके पहले सब लोग ये फिगर बना लो, और बाकी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हम लोग दूसरे तरह से बनाएंगे और फिर उसे समझेंगे। वही मेन है, एक एक को बनाते चलेंगे, है ना, और फिर समझते चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा कि पूरा पहले बना दें, जैसा आप लोग कहो, जिसमें आप लोग मजा आवे वही कर दें। बताओ क्या करें बच्चों, पूरा एक साथ बना दो कि एक एक को समझाते हुए बनाते चलें। क्यों माही? लकी ठाकुर। चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं भूपर पाटी। और साथ ही बना लेते हैं मेंटल। ये है पर्वत, पठार, मैदान, सागर एवं महासागर। तो भूपर्पाटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले आप लोग नोट कर लीजिए। भूपर्पाटी पृथ्वी का आवरण कहलाती है ना। एक और स्लाइड जोड़ लें किसी तरह से, तो लिखना आसान हो जाएगा। हम्म। भूपर्पाटी के बारे में कुछ विवरण यहाँ कर लिख लेते हैं। क्रस्ट, इसे पृथ्वी का आवरण कहते हैं। जैसे हमने वस्त्र धारण करके रखे हैं, और इसका जो वॉल्यूम और मास का अनुपात होता है, यानी आयतन का द्रव्यमान के परिपेक्ष जो अनुपात होता है पूरी पृथ्वी की तुलना में, वो होता है 95:1। यानी कि ये पूरी पृथ्वी को 95% घेरे हुए, गोल 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 गोल। 5% कहाँ नहीं घेरे हुए हैं? जहां गहरी महासागरीय गर्तें हैं या गहरा महासागर है, वहां क्रस्ट खत्म हो गई है। ठीक है। और लेकिन अगर पूरे छिलके को छील करके हम एक तराजू पे तौलें और दूसरे पलड़े पर पूरी पृथ्वी को रख दें, तो इसका भार कितना होगा? केवल 1% ही होगा। और जबकि पूरे आयतन को वो घेरे हुए है ना, जैसे वो कपड़ा। इसी कारण से इसे पृथ्वी का आवरण भी कहते हैं, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। ठीक है भाई। इसका जो औसत घनत्व होता है
है ना, 2.2 से 3.33। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है। उसका कारण क्या है? गहराई बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा। ऊपर का मटेरियल दबा रहा है, तो उसी के साथ साथ क्या होता है, दबाव बढ़ता है, तो डेंसिटी बढ़ती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता, कंप्रेस होता है। ये थी हमारी भूपर्पाटी का बारे में विवरण। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा कि धरती में जब नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, या सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, नीचे की ओर जब धरती में जाते हैं, है ना, तो तापमान बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप लिखिए, देखिए बेसिक नॉलेज भी है कि नहीं आप लोगों को, मैं देख रहा हूं। अच्छा ठीक है। अगर कोई महान व्यक्ति, अच्छा किसी ने लिखा घटता जाता, स्माइली क्या नाम है आपका? बाकी सबने लिखा है बढ़ता जाता है, एक बच्चे ने लिखा है गुमनाम घटता जाता है ना? भाई बढ़ता जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन फिर और कर लूं जो पूछा जा चुका है, ठीक है? पूछा जा चुका है, किस रेट से बढ़ता है, किस दर से बढ़ता है? सही उत्तर है बढ़ता है। जब आप नीचे की ओर जाओगे तो और गर्मी पहुंचेगी, और गर्मी पड़ेगी। आप मैग्मा चैम्बर, मोटरोला स्क्रीन पर मत लिखो, कोई बदमाशी करेगा तो उसको क्लास से बाहर किया जाएगा, है ना? स्क्रीन पर कोई नहीं लिखेगा। किस रेट से, किस दर से बढ़ता है नीचे जाने पर? बताइए, इसका आंसर कोई करे तो जाने। सब 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 1 डिग्री, है ना? अगर आप 32 मीटर की गहराई पर चले जाओ, है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। ये एक औसत दर। लेकिन पेपर में जो पूछा गया था, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से, उसमें किलोमीटर के हिसाब से पूछा था, है ना? तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यही ऑप्शन सही था। 1 किलोमीटर गहराई में आप चले जाओगे तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है भाई, वो इंक्रीज कर जाता है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगा, ये एक औसत है ना, ये औसत है, ठीक है, कहीं कहीं बहुत तेजी से बढ़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने पॉइंट पर। और इसका जो औसत घनत्व है 2.2 ऊपर वाले का, और नीचे वाले का 3.3। भूपर्पाटी की भूकंपीय तरंगों में बदलाव, यानी भूपर्पाटी में डेंसिटी की दो लेयर थे, ऊपरी भूपर्पाटी और निचली भूपर्पाटी। इसको आप मान लो ऊपरी भूपर्पाटी, और इसे आप मान लो निचली भूपर्पाटी, निचली भूपर्पाटी। तो एक लेयर होती है ना, इसका 2.22, इसका 3.33 डेंसिटी, है ना? अब बात आती है कि कौन सी लेयर है ना, जो ऊपरी भूपर्पाटी को निचली भूपर्पाटी से अलग करती है। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है कानराड असातत्य। ठीक है भाई, क्या है? कानराड महोदय थे। क्रोशिया की कुल्पा घाटी में भूकंप आया और वहां पर कई सारे वैज्ञानिक फिर घाटी में उतर करके उन्होंने अनुसंधान किए थे, जिससे कि डिफरेंट लेयर्स का बारे में पता चला। इससे पता चला कि भूकंप से हमें ये जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन पीछे तो पूछा गया था कि सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला, तो सबसे बेस्ट सोर्स भी भूकंप ही है। ध्यान लेना, कुछ लोग ज्वालामुखी टिक मार के आए, नहीं, भूकंप। कानराड
असतत्य या असंबद्धता, असंबद्धता, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी जिसे सी डिस्कंटिन्यूटी भी कहा जाता है, ये ऊपरी भूपर्पाटी को निचली भूपर्पाटी से अलग करती है। एकदम याद रखना। सर वो लगा सर जी। ये जो असंबद्धता है तो सर किस कारण है, मतलब सर कि जो ऊपरी परपाटी और निचली परपाटी में क्या जो भूकंपीय तरंगों में विचलन होती है, इसके कारण असंबद्धता कहा जाता है। जैसे ही भूकंपीय तरंगे, है ना, जी। पार करेंगी कॉनराड, उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी। जहां से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, है ना, कि किस आधार पर है ये डिसकंटिन्यूटीज। तो ये भूकंपीय तरंगों में तीव्रता, है ना, उनमें जो विचलन है जो देखने को मिल रहा है, स्पीड बढ़ जाती है। यहां से क्यों बढ़ेगी स्पीड? स्पीड बढ़ने के कारण फिर क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी का बढ़ना, यहीं से डेंसिटी ज्यादा हो जाती। तो हल्का वाला भूपर पार्टी, भारी वाला भूपर पार्टी, है ना, और उसको सेपरेट करती है कौन? कॉनराड असंबद्धता। तो जो एसएससी तक में पूछा है, मिलान करने को आया था, लेयर और मिलान करो, कॉनराड, मोहरोविसिस, ऐसे करते। अगली बात, भूपर्पाटी की मोटाई सब जगह समान नहीं है। पर्वतों के नीचे ये सर्वाधिक है, और उसके बाद फिर पठारों के नीचे है, फिर मैदानों के नीचे है, फिर एकदम कम सागरों के नीचे है। सागरों में तो कहीं कहीं गायब भी हो जाती है, जहां गहरी महासागरीय धाराएं हैं। या क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना, सीक्वेंस से लगाइए, घटता क्रम बढ़ता क्रम, है ना, पहाड़, पठार, मैदान, सागर, इसीलिए मैंने ये डिजाइन बनाया हुआ। लेकिन औसत कितनी मोटाई है? अब जैसे हिमालय के नीचे सबसे ज्यादा है, जितना ऊंचा बिल्डिंग उतना गहरी नींव। तो हिमालय के नीचे सबसे ज्यादा है 85 किलोमीटर। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरी भूपर्पाटी की औसत मोटाई कितनी है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर औसत मोटाई है भूपर्पाटी की। और उसके बाद शुरू हो जाती है कौन? कौन शुरू हो जाता है? मेंटल। मेंटल सर। उसके बाद मेंटल शुरू हो जाती है। यह बात कहना कि 35 किलोमीटर से मेंटल शुरू हो जाती है, यह गड़बड़ है। तो फिर क्या बात सही है? क्या बोलना सही है ना? यह बात बोलना सही है कि जहां से निचली भूपर्पाटी समाप्त होती है, वहां से मेंटल शुरू होती है। तो यानी एक डिवाइडर होगा, विच सेपरेट मेंटल थ्रू द क्रस्ट, है ना, लोअर क्रस्ट। ऐसे भी कह लो लोअर क्रस्ट, निचला वाला क्या है? लोअर क्रस्ट है, निचली भूपर्पाटी है, और ये ऊपर का ठोस मेंटल है ना। तो किस तरह से प्रश्न बना कि भूपर्पाटी को मेंटल से कौन सी परत अलग करती है? बाउंड्री है, परत नहीं है, लेयर नहीं है, ये बाउंड्री, सीमा रेखा। तो इसका नाम है मोहोरोबिसिस। ये भी वैज्ञानिक थे। मोहोरोबिसिस, या बहुत आलस आया तो इसे मोहो भी कहा देंगे, है ना। और बहुत ज्यादा आलसी हो, एम डिसकंटिन्यूटी भी इसे कहते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में सी एम ऐसे करके कोट बना था क्वेश्चन, है ना। असंबद्धता, मोहोरोबिसिस डिसकंटिन्यूटी सेपरेट लोअर क्रस्ट थ्रू द सॉलिड और अपर मेंटल। ऊपरी या ठोस मेंटल को भूपर्पाटी, निचली भूपर्पाटी से अलग करता है। या और यह कहना भी सही है कि यह मोहोरोबिसिस
भूपर्पाटी को मेंटल से अलग करने वाली असंबद्धता है ना, डिसकंटिन्यूटी है, बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड क्रस्ट। आराम आराम से चलेंगे, है ना। अभी बताओ कि किसको ये बात नहीं समझ में आई, कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ ना आई हो? टेस्ट में दूंगा क्वेश्चन, यहां से पक्का दूंगा, है ना। बताइए भाई, आ गया कुछ? हाँ हूं बोलो तो आगे बढ़े। चलिए, अब यहां से शुरू हो गई मेंटल मिडिल लेयर, जो कहां तक जाएगी? गहराई तक, आउटर कोर तक जाएगी, यानी 2890 किलोमीटर। आपकी एनसीईआरटी में 2900 किलोमीटर लिखा गया है। 10 किलोमीटर का फासला एग्जैक्ट वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2900 जानो, तब भी ठीक ही है ना। जहां से मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी है, वहां से 2890 किलोमीटर तक पाई जाती है मेंटल, जिसका कंपोजिशन है सीमा। दूसरी स्लाइड में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। मेंटल, मेंटल के बारे में, ये दूसरी परत है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मिडिल लेयर है, भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। तीसरी बात आती है कि इसका जो औसत घनत्व है वो कितना है ना, तो वो है 5.56। और यहां क्वेश्चन कैसे बना था? क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी परत है जिसका औसत घनत्व पृथ्वी के कुल औसत घनत्व के समकक्ष है? तो वो है मेंटल, क्योंकि अर्थ का जो औसत घनत्व है 5.6 है, और उसी के सिमिलर है 5.56, मतलब मेंटल का औसत घनत्व पूरी पृथ्वी के औसत घनत्व के इक्वल है। एक क्वेश्चन ये चुरा लिया हम लोगों ने। दूसरा बात जो पूछा जाता है, इसका आयतन और द्रव्यमान का अनुपात कितना है ना, तो वो है 80:60। सबसे मोटी परत यही है भाई, 80-60, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट है 83-67, लेकिन पेपर में क्वेश्चन 80-60 दिखाई देगा, और आप वही टिक मार दोगे अगर मेंटल के लिए पूछा गया है तब। जैसे हमने देखा था उसका 95:1 ऐसे करके, वही चीज है ये, कि मेंटल अकेले कितना वॉल्यूम कवर कर रही है, और पूरी पृथ्वी की तुलना में इसका द्रव्यमान कितना है ना। तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये कंपोजिशन सीमा। बाकी आ जाते हैं यहीं पर। मेंटल को, जैसे जैसे हम मेंटल में गहराई में बढ़ते जाते हैं, भूकंपीय तरंगों की गति तीव्र होती जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता। तो एक परत होती है जो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, ऐसे एकदम सीधी सीधी लाइन कुछ नहीं होती, है ना, दुनिया में ऐसे। तो एक परत है जो कि ऊपरी ठोस मेंटल, ऊपरी ठोस मेंटल को निचले तरल मेंटल। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे गहराई में जाओगे तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो देख ही नहीं रहते कि 25 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पर, ये तो इतना गहरा है ना।
तो क्या है, तापमान बढ़ने से इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है ना, और फिर वो तरल बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ जीत जा रहा है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, काफी ज्यादा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेपेटी। ठीक है, रेपेटी असंबद्धता, which separate upper solid mantle through the lower liquid mantle। इसे आर असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और यहां से एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंटल के अंदर 400 से 900, और इसकी गहराई कितनी है रेपेटी की? 600 किलोमीटर। ये 600 किलोमीटर पर पाई जाती है रेपेटी। 400 से 900 किलोमीटर की गहराई में एक लेयर पाई जाती है मेंटल के अंदर, और ये लेयर भी पेपर में पूछी जा चुकी है। क्योंकि टॉपिक वही है, एडवांस क्वेश्चन बनाने हैं तो कहां से लाएंगे, तो गहराई से क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे तो आप लोगों को परोसेंगे। 400 से 900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल की छोटी बेटी एक और लेयर है, जिसे गोलित्सिन परत के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया था कि गोलित्सिन परत, है ना, कहाँ पाई जाती है? मेंटल में, बुक्रस्ट में, बाह्य क्रोड में, इनर क्रोड में। तो ज्यादातर लोग उसको इनर कोर या आउटर कोर लगा के आए थे। तो ये पाई जाती है मेंटल के अंदर, गोलित्सिन परत। ये सब जो है ना वैज्ञानिकों के नाम पर है। दूसरा चीज, यहां पर गोल्ड का रिजर्व काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सोना। और इस अलग परत के होने का, वजूद का कारण क्या है? तो म्यूट कर लीजिए, म्यूट बच्चों। अंतिमा म्यूट कर लो बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे गोलित्सिन परत की। तो गोलित्सिन परत जो है 400 से 900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, रेपेटी इसी के अंदर पाई जाती है। और इस परत की खासियत यह है कि यहां पर जब जैसे ही भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, और ये जहां खत्म होती है उसके बाद फिर क्योंकि लिक्विड मेंटल आ जाता है, इस कारण से उसकी रफ्तार फिर अचानक से बहुत स्लो होती जाती है। तो गोलित्सिन परत के अंदर भूकंपीय तरंगों की रफ्तार सहसा बढ़ जाती है, इस कारण से इसका अस्तित्व है। और अब हम लोग एक चीज और बात करेंगे, एक करंट अफेयर से रिलेटेड बात करेंगे। आप लोगों ने द हिंदू पढ़ा होगा, तो द हिंदू में एक न्यूज आई थी कि पृथ्वी के नीचे पाया गया, पृथ्वी में जितना समुद्रों में पानी है उसका 4 गुना अधिक पानी, है ना। अंतिम म्यूट नहीं कर रही हो, डिस्टरबेंस होती क्लास। आप लोगों को कितनी बार बताया जाए कि म्यूट करके रखो? जो लोग नहीं मानेंगे फिर उनको फिर एंट्री देने में हमें दिक्कत होगी, क्लास डिस्टर्ब होती है फिर, है ना। इसलिए जब जरूरी हो, है ना, तभी आप क्लास को अनम्यूट करें। जब कहा जाए या तो पूछा जाए तभी आप जो है अनम्यूट करें। ठीक है। मैसिव ओशन फाउंड बीनीथ द क्रस्ट, इसको बाहर करना पड़ेगा तो मुझे। हम्म, ठीक है भाई। तो पृथ्वी के नीचे, है ना, विशाल महासागर पाया गया है। कैसे?
और वहां तो बहुत तापमान है। वो एक धूमकेतु की चट्टान के अंदर पूरा पानी कैद है, जिसका नाम है रिंगवुड टाइड। रिंगवुड टाइड एक, जब पृथ्वी ठोस हो रही थी, पूरी तरह से ठोस नहीं हुई थी, सूर्य से निकला था मैग्मा, लावा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, प्लाज्मा ठंडा होने से पृथ्वी जब जमी थी, तो उस समय पृथ्वी पर धूमकेतु गिरा था और वो धंसता चला गया, अंदर जाके कैद हो गया। तो वो एक सील्ड कैप्सूल में पूरा पानी कैद है, और इतना पानी है कि पृथ्वी पर जितना सागर में पानी है उसका 4 गुना पानी यहां रेपेटी के ऊपर रिंगवुड टाइट नाम की चट्टान में कैद है। अब सोचो, और यहां पर तापमान भी ठीक ठाक है ना। अब सोचो कि अगर इस कैप्सूल में आप जहां बैठे हो उसके ठीक नीचे 600 किलोमीटर की गहराई पर ये कैप्सूल है ना। अब इसमें जरा सा क्रैक आ जाए, बाल बराबर क्रैक आ जाए, क्योंकि एक इंसुलेटेड रॉक के अंदर कैद है, मैसिव ओशन फाउंड बीनीथ द अर्थ, है ना। वो आपका द हिंदू का हेडलाइन थी, और द हिंदू क्वेश्चन आता है, स्मार्ट क्वेश्चन निकालने हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ोगे तभी तभी मामला बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन छू नहीं पाओगे, कहां से आएगा। और ये रिस्क भी है, देखो इसमें जरा सा क्रैक हो जाए तो, क्योंकि पहले तो अभी इंसुलेटेड रॉक है वो, लेकिन अगर उसमें हल्का सा क्रैक हो गया तो क्या होगा, अब हीट पास करेगी, अब हीट पास करेगी तो थोड़ा सा पानी उसका भाप बन के बाहर निकलेगा, अब जगह बनेगी, अंदर का पानी पिघलना शुरू होगा, अब पिघलेगा तो प्रेशर बनेगा, भाप फैलेगी, भाप और बढ़ेगी, भाप और बढ़ेगी, है ना। धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे जो ये 4 गुना समुद्र है, ये क्या होगा, भाप बनेगा, और ये पृथ्वी को जानते हो चीथड़े उड़ा दे, मतलब कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो पहाड़ है हिमालय, है ना, इतना तेज झटका पड़ेगा कि चांद पर पहुंच जाएगा हिमालय। इसमें जरा सा क्रैक आ गया, है ना, तो पूरी पृथ्वी के चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर इसमें आज क्रैक आए तो पूरा ये सब होने में लगभग कि पूरा भाप बने सब कुछ हो तो कम से कम 5,000 साल लगेंगे। अपन लोगों को कोई रिस्क नहीं है ना, ऐसे ही तो तुम्हें कैसे पता कि ये क्रैक आज का है कि पिछले 5,000 साल पहले का है? इसीलिए रोज सवेरे उठो, भगवान को खैर मनाओ, है ना। हाँ, वैसे चिंता की बात है, अभी कुछ, अभी कलयुग का अंत नहीं आया, बहुत समय अभी सब नहीं होने का है। ये व्यवस्था बनाया है भगवान ने कि अगर मानव कभी ज्यादा पापी हो गया तो सेकंड ऑप्शन प्लान बी है ना। हम्म। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे तीसरी लेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं भाई, कोई बात यहां तक जो ना समझ में आई हो किसी के, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लेयर, क्रोड जिसे कहते हो, ये है आउटर क्रोड और ये है इनर क्रोड। 5300 किलोमीटर तक, 2900 से 5300 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है वाह्य क्रोड।
और 6370 जो पृथ्वी की त्रिज्या 5300 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर की गहराई तक जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है पे पाई जाती है आंतरिक क्रोध। केवल अवस्था का अंतर है, अवस्था का अंतर है। बाह्य क्रोध को मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, हाउस ऑफ मैग्मा, मैग्मा गृह के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहां पदार्थ मैग्मा नहीं भरा होता है, पदार्थ मैग्मा की अवस्था में होता है। छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा मतलब होता है। मैग्मा पदार्थ की अवस्था है। पहले एक छोटी लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे रेपेटी असंबद्धता थी, वैसे ही एक असंबद्धता यहां भी है, एक बाउंड्री लाइन यहां भी है, जो कि निचले मेंटल को या लोअर मेंटल को आउटर कोर से, बाह्य क्रोड से अलग करती है, जिसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट लोअर क्रस्ट थ्रू द आउटर कोर। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई मैग्मा, इस मैग्मा चैम्बर की खासियतें थोड़ा सा देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। मैग्मा क्या होता है? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप लोग जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। गैस। चौथा सर प्लाज्मा। अब एक अवस्था ऐसी जो ठोस, आधा ठोस हो, है ना, और आधी द्रव हो, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज मैग्मा। मैग्मा किसके बीच की अवस्था है? न ठोस है न द्रव है, न पूरा ठोस है न पूरा द्रव है, आधा ठोस है आधा द्रव, सर प्लाज्मा। है ना। अब एक और अवस्था होती है, यानी मैग्मा कहां पाया जाता है? पृथ्वी के आउटर कोर में। एक और अवस्था होती है, वो अवस्था होती है सेमी लिक्विड सेमी गैसियस स्टेट। ठीक है, अर्ध द्रव एवं अर्ध तरल अवस्था, सेमी लिक्विड सेमी गैसियस स्टेट। इसे पदार्थ की फोर्थ स्टेज कहा जाता है, प्लाज्मा। और तारे में पदार्थ, जैसे हमारे सूर्य में पदार्थ, इसी पदार्थ की एसएससी में क्वेश्चन बना था, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा ऑप्शन था, सही था। ठीक है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य से में पदार्थ इसी प्लाज्मा की अवस्था में ही पाया जाता है। अन्य तारों में भी जो पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य जैसी स्थिति में है, प्लाज्मा। क्लियर। लेकिन हमारी धरती में नीचे मैग्मा, और तापमान इसका 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, मैग्मा चैम्बर का तापमान। और ये वही तापमान है जो लगभग सूर्य की सतह पर पाया जाता है। तो सूर्य की सतह में जो टेम्परेचर है, आपके पृथ्वी के अंदर नीचे गहराई पर वही टेम्परेचर है ना। अभी मैग्मा की स्टेज बनती क्यों है भाई? है ना, देखो भाई, जब नीचे जा रहे थे तो तापमान बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज थी और बढ़ रही थी। वो क्या था? एक और चीज थी जो बढ़ रही थी, क्या नाम था उसका? दाब। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब जैसे एक बंदा है जो मटकी फोड़ने वाला खेल नहीं होता, उसके ऊपर एक लोग खड़े, है ना, उसके ऊपर फिर एक लोग खड़े, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन झेल रहा है? ये बेचारा। सोचा जल्दी मटकी फोड़ो यार, बहुत प्रेशर आ रहा। क्यों? उसके ऊपर लोड ज्यादा है ना। इसी तरह धरती में जैसे गहराई में जाओगे उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होगा। तो दो चीजें होती है, टेम्परेचर टेंड टू इंक्रीज इंटरमोलिकुलर स्पेस, है ना।
जो मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तापमान बढ़ाओगे तो अंतर अणुक अवकाश होता है, अणुओं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। तो जब तापमान बढ़ाते हो तो ये गैप बढ़ने लगता है, तो पदार्थ तरल हो जाता है, एकदम फ्री हो जाता है तो गैस हो जाता है। और जब ठंडा करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लगता है, या प्रेशर जब बढ़ाते हो, एलपीजी गैस है, प्रेशराइज कर दिए तुमने उसको, है ना, सीएनजी, है ना, कंप्रेस कर दिए उसे, तो लिक्विफाइड हो गई, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब रिड्यूस करोगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, करीब आने लगेंगे। तो यहां गहराई में तापमान भी बहुत ज्यादा है, तो तापमान कह रहा है, यहां मैग्मा, जहां मैं चैम्बर है, यहां पर जो भी मैटर है सब मैग्मा की अवस्था में है। तापमान कह रहा है कि हम तो भाई तरल बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहा है कि क्या तुम ही अकेले हो, है ना, हम नहीं है क्या, हम भी तो हैं, हम इसको ठोस बना देंगे, इतना ठोस कि तुम सोच नहीं सकते। अब दोनों में यहां पर जंग हो गई। अब जब दोनों बराबर की स्थिति में हो तो क्या होगा, जब दो राजा लड़ रहे हैं, दोनों बराबर ताकत के हैं, तो क्या होता है अंत में, इतिहास वाले गुरुजी बताएंगे क्या होता है। बताओ प्रभाकर, क्या होता है क्या जब दोनों राजा क्या सर? ताकत के हो तो क्या होगा। सर विनाश। विनाश। विनाश तो थोड़ी देर होगा ही, कुछ युद्ध चलेगा, लेकिन अंत में क्या होगा जानते हो, अंत में कहाँ युद्ध समाप्त होगा, संधि। जी, संधि में। हाँ, जब दोनों राजा देखते हैं यार युद्ध का कोई आ ही नहीं रहा, चलो संधि कर लेते हैं फिर, है ना। तो यहां पर मैग्मा चैम्बर जहां, वहां पर तापमान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ने संधि कर ली, काटी के अच्छा ठीक है, तुम आधा ठोस बना लो, है ना, और हम आधा द्रव बना लेते हैं। तो यहां पर स्टेट बन जाती है, स्टेट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड मैग्मा। And magma responsible for the around 95% all the incidents occurs on the upper crust, responsible for nearly 95% indigenous forces। आंतरिक जो बल है 95% यही मैग्मा रिस्पॉन्सिबल करता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सारा मटेरियल धरती पर ऊपर जो कुछ हो रहा है नीचे कारण हो रहा है। आपका सर दर्द हो रहा है ना, मिचली आ रही है, चक्कर आ रहा है, क्योंकि पेट में गड़बड़ है ना, सब नीचे के कारण ऊपर गड़बड़ हो रही है। यहीं से उठती है प्लूम और ऊपर आकर के टकराती है प्लेट से। प्लेट क्या होती है, पूरी की पूरी भूपर्पाटी, पूरी की पूरी भूपर्पाटी और ठोस मेंटल 200 किलोमीटर की गहराई तक प्लेट जो मूव करती इधर से उधर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। तो ये यहां से उठेगी जा करके टकराएगी। प्लूम क्या होती है, 2018 यूपीएससी मेंस प्लूम का कॉन्सेप्ट बताते हुए भूकंप ज्वालामुखी, हाँ, में संबद्धता दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो ये प्लूम उड़ती है और उड़ते 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 जाकर वहीं टकराती है, फिर प्लेट को तोड़ेगी, जोड़ेगी, घुमाएगी, है ना, और फिर पहाड़ बनेंगे, पठार बनेंगे, ज्वालामुखी फूटेगा, नया समुद्र बनेगा। ये सब चीजें जो भू हलचलें होती हैं, आंतरिक भू हलचलें, 95% तो यही रिस्पॉन्सिबल है, मोर देन 95%, है ना। पलक सर लिखो मत स्क्रीन पर। हम्म। सर, हम्म। संवहनीय तरंग कहते हैं इसको। नहीं, संवहनी तरंग नहीं कहते हैं, इसे प्लूम कहते हैं। प्लूम कहते हाँ, हैं। इसे प्लूम कहते हैं, इसके कारण संवहनीय तरंग बहती है पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर कन्वेक्शन करंट बहती है। ठीक है, इसी तो का सर प्लेटों के गति का कारण, सर प्लेटों के गति का कारण भी यही होगा। यही है, दिस इज द जी जी जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन प्लेट्स। प्लेट इसी कारण गति कर रही है, इधर उधर नाच रही है, कन्वेक्शन करंट ऊपर लेकर भागे जा रहे हैं, है ना। तो ये आगे प्लेट टेक्टोनिक नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। फिलहाल ये जान लो कि
कहते ना गुड़ का कोल्हू कौन है? ऊपर जो हो रहा ये है, नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई में बैठी हुई है ना। यहाँ की डेंसिटी 9 से 11 तक बढ़ती है ना। यह तरंगे गायब हो जाती हैं इन सब जगहों पर, क्योंकि वो चल नहीं सकती। केवल पी वेव्स, वो भी धीमी चलने लगती है बेचारी, क्योंकि पी वेव है, ठोस द्रव दोनों में चलती है, एस गायब हो जाती है। ये आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंगे वरंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो यहां तक बात समझ में आई, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किस तरह से सेपरेट कर रही है। और यहाँ मैग्मा क्या है ना। यहां पर पिघल करके ऊपर उठता है। क्यों पिघल के ऊपर उठता है? क्योंकि यहाँ यूरेनियम वगैरह है, अचानक से हीट बढ़ जाती है, तो गर्मी चीरती फाड़ती हुई फिर ऊपर उठती है ना। पिघला हुआ मैग्मा यहीं पर ज्वालामुखी बन के अगर फूटे तो उसे लावा कहते हैं। नीचे को ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर का नीचे चला जाता है ना। यही सब होता रहता है। सर आया कहाँ है सर ज्वालामुखी, कहाँ से इतना सब अंदर मैग्मा वगैरह? कहाँ पे? सर ये जो पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना में मैग्मा, ऊष्मा, ऊष्मा तो सर समझ में आया, लेकिन इसमें के अंदर का जो मैग्मा, ज्वालामुखी, ये सब बना कैसे, आया कैसे, कहाँ से सर? ज्वालामुखी कहाँ से आया? अरे ज्वालामुखी जो नीचे यहाँ पर जो मैग्मा है पिघला, तापमान बढ़े में मैग्मा पिघल गया। अब पिघलेगा तो सकरी दरारों को चीरता हुआ ऊपर उठेगा, है ना। प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, चीरता हुआ ऊपर उठेगा तो कहीं फाड़ करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जी जी। जब फाड़ करके निकलेगा तो वहां पर फिर वो धीरे धीरे ठोस होता जाएगा, ज्वालामुखी पहाड़ वहाड़ अपना बनाएगा जो बनाना होगा, है ना। ज्वालामुखी वाले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमको बस इतना जानना है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स, वोल्केनोस एंड सीज्मिक वेव्स, अर्थ की यानी भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत इत्यादि इत्यादि जो बन रहे हैं, नए नए सागर महासागर जो बन रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है। प्लूम जो उड़ती कहां से है? मैग्मा से। प्लूम क्या होती है? प्लूम होती है कॉन्संट्रेटेड बीम ऑफ मैग्मा, ठीक है। मैग्मा की सकरी, मैग्मा जो सकरी दरार से ऊपर उठता है वही होती है प्लूम। क्लियर? प्लेट से आके टकराती, वही प्लेट को तोड़ती है, घुमाती है। इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम लास्ट मोमेंट की तरफ आगे बढ़ें इस चैप्टर के। चलिए अब आंतरिक क्रोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इनर क्रोड। ठीक है बच्चों, ये है आंतरिक क्रोड। चलो कर लेते, कलर बदल देते हैं। इनर क्रोड, तो ये बाउंड्री लाइन पहले देख लीजिए। एक ऐसी बाउंड्री लाइन जो बाह्य क्रोड को इनर क्रोड से अलग करने वाली सीमा रेखा, 5300 किलोमीटर की गहराई तक जो पाई जाती है, और इसका नाम है लेहमन बुलेन, लेहमन बुलेन एल डिस्कंटिन्यूटी। असंबद्धता, लेहमन बुलेन डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट आउटर कोर थ्रू द इनर कोर। इनर कोर बहुत ज्यादा ठोस गेंद जैसा है, बहुत ज्यादा डेंस है, 13 से 17 तक जिसकी डेंसिटी बढ़े, इतना ज्यादा डेंसर। तो क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है ना। 25 किलोमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ रहा। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कैसा बढ़ोतरी होती है? लघुगणकीय वृद्धि होती है, लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट। लघुगणकीय वृद्धि होती है किसमें? वायुमंडलीय दाब में। ये क्या होती है? लघुगणकीय वृद्धि क्या होती है?
लॉगरिथमिक, व्हाट इज द लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट? जैसे 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 4000, है ना? ऐसे 4000 से 40000, ऐसे बढ़े तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट होता है। तो यहां पर प्रेशर जीत जाएगा, टेम्परेचर हार जाएगा। तो प्रेशर का काम क्या है? सॉलिड बनाना। तो यहां पर ह्यूज टेम्परेचर है, लेकिन हाईली एक्सेसिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण यहां पर जो मैटर की स्टेट है वो है ना, बहुत ज्यादा ठोस, बहुत ज्यादा ठोस, एक गोल गेंद की तरह नाचती रहती है, अवस्था में अंतर है इस कारण से। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? ये आपके जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर थे उनको हमने पढ़ डाला। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? तो एक और बढ़िया चीज बताएंगे। क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, इसको सेव कर लेते हैं। अभी आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिए? ठीक, चलिए तो मिटा दें इसको। इसे कर लेते हैं, दो है हमारे पास स्लाइड। अब एक चीज देखेंगे, उसको देखने के पहले हम सुनना चाहेंगे फैराडिक नियम। कौन बताएगा? कोई है? माही तुम बताओ, फैराडिक नियम बताओ। श्लोक, तुम फैराडिक नियम बताओ भाई। तुम लोग भी पढ़ रहे होगे अभी, ये सब। प्रिया, तुम बताओ फैराडिक नियम। प्रभाकर, फैराडे चाचा को नहीं जानते? उन्हीं की बदौलत हवा खा रहे हो, उन्हीं की बदौलत बिजली बनती है, उन्हीं की बदौलत इस तरह से घर बैठे पढ़ रहे हो, नहीं तो बिजली नहीं होती। इन्होंने बताया था कि किसी गर्म तप्त परिनालिका के अंदर, हॉट कॉइल के अंदर किसी रॉड को मूव कराया जाए, या फिर रॉड को फिक्स रख के प्रणालिका को मूव कराया जाए, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। ठीक है, अब आते हैं, फिर दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग वाले भी लगेंगे। कैसे? चालक की दिशा, है ना, तो इसीलिए कहते हैं बेसिक क्लियर होना चाहिए। कम से कम तुम दसवें के रहे पढ़े रहो क्लास में अपने, है ना? क्योंकि सिविल सर्विसेज की क्लासेस में बैठोगे आप, एसएससी क्लासेस करने बैठोगे तो आपको टीचर का कहारा सिखाने नहीं आएगा, है ना? आपको खुद करके आना है, पढ़ा होना चाहिए इतना एटलीस्ट। फैराडे वगैरह क्लास फोर्थ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लास चौथी पांचवी से हम लोग फैराडे को, लेंज को, ये सब जानना शुरू कर देते हैं। बेसिक पर काम करना जरूरी है ना? खैर, तो हमने बता भी दिया फैराडे लॉ आपको, है ना, यही होता है। और इसी में शाफ्ट घूमती, देखो पंखा चल रहा है, क्वाइल है, कापर क्वाइल, पंखा घूम रहा है ना? इसी तरह से टरबाइन घुमाई जा रही है, बिजली बन रही, तो सब जगह फैराडे भैया, फैराडे चाचा धन्यवाद, है ना? जब भी हवा खाओ पंखे की, फैराडे चाचा को धन्यवाद। ठीक है,
चलिए अब हम जो रहस्य बताने जा रहे थे पृथ्वी आंतरिक संरचना वाला वो बताएंगे। पृथ्वी के नीचे ये हो गई अब ठोस गेंद, लेहमन बुलेन असम तत्व जहां है वहां से शुरू हो गई इनर प्रोब, और इसके ऊपर दूसरी अवस्था में पदार्थ है जिसे कहते हैं आउटर प्रोब। तो क्योंकि यहां पर अवस्था परिवर्तन है, तो जब पृथ्वी घूम रही है तो ये जो इनर कोर है ये 2.5 डिग्री ज्यादा तेज घूम जाती है, ज्यादा तीव्र घूम जाती है, बाकी धरती से ये ज्यादा तेज घूम जाती है ना। अंदर है छोटी सी, ज्यादा तेज घूम जाती है। तो होता क्या है, इसको मान लो हॉट क्वाइल है ना, उसके अंदर घूम रही है। तो अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी का कारण यही है। अब पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका कारण भी यही है। जिस दिशा में घूम रही है उसी के 90 डिग्री, नेमिन चाचा जिंदाबाद, है ना, चालक की दिशा, है ना। अब क्या होगा कि उसी घूर्णन अक्ष के 90 डिग्री पर आपको ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई और मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का कारण यही है कि ये मैग्मा की स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में, जिससे ये 25 गॉस का ईएमएफ जनरेट करती है अर्थ। और पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो पृथ्वी का वही हाल होता जो मंगल ग्रह का हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह में यही चीज नहीं है। बाकी मंगल ग्रह गोल्डीलॉक जोन में है, मंगल ग्रह पर पानी पाया गया, मंगल ग्रह पर एल्गी भी पाया गया है अभी, है ना। मंगल ग्रह पर चंद्रमा भी है, मंगल ग्रह झुका भी है 25.1 डिग्री, मौसम परिवर्तन भी पॉसिबल है, फोबोस डेमोस दो बेटे भी हैं उसके, है ना। सब कुछ बढ़िया मंगल ग्रह पर, बस एक चीज नहीं है, वो यही नहीं है, स्टेट डिफरेंशियल बिटवीन द कोर्स। सिंगल एक कोर है ना, अवस्था में परिवर्तन नहीं है, इस कारण से चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है। तो सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर तो वहां के वायुमंडल को खत्म कर दी है, 1% पृथ्वी की तुलना में केवल वायुमंडल बचा हुआ है। जबकि जबकि भाई यहां पर क्या है, धरती पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो सूर्य से आने वाले जो सौर तूफान हैं वो सब इधर ही आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो इधर होल हो गया है, दोनों तरफ ओजोन होल हो गया, इधर भी हो गया है उधर भी हो गया है, लेकिन हम लोग रहते हैं यहाँ तो बचे हुए हैं, है ना। यहाँ रंग बिरंगे प्रकाश नजारे दिखाई देते हैं, मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं। यहाँ उत्तरी ध्रुव पर देखा जाए तो क्या कहते हैं उसे, आर्कटिक वृत्त पर ऑरोरा, अरोरा बोरियोलिस। हाँ बहुत बढ़िया, बोरियालिस। और बोरियोलिस। इधर जो अंटार्कटिक सर्कल पर देखने को मिलता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। हाँ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है, इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। सर ये सौर ज्वाला को छलका देता है ना सर। हाँ वही करता है, कभी हरा रंग का रोशनी दिखाई देगा, कभी लाल रंग का, पांच पांच सूरत दिखाई देगा, अजीबोगरीब दृश्य नॉर्वे में एक खूब दिखाई देता है। नॉर्वे को इसीलिए 5 सूर्य का देश भी कहते हैं, है ना, इसी इन्हीं मध, कारण, है ना। मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं सर। तो वो तो दूसरा कारण है, 21 जून को सूर्य दिखाई देता, वो अलग बात है, इससे कोई रिलेशन नहीं उसका। ये 5 रंग का सूर्य जो दिखाई देता है, अलग अलग सूर्य, स्कैंडिनेवियन पहाड़ पे खड़े होकर के लोग देखने आते हैं उसको ऐसे, है ना, अलग अलग रंग का सूर्य, वो इसका कारण होता है। और ऑरोरा बोरियालिस, सनडॉग कहते हैं उसे, सनडॉग, है ना।
ऑरोरा बोरियालिस का नाम। इसका नाम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया से ये देखा जाता है। तो इसका नाम बोरियालिस क्यों है? क्योंकि वहां पर आपको साइबेरिया में, है ना, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहां पर अलास्का, यहां पर बोरियल वन पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा जंगल बोरियल फॉरेस्ट का है। बोरियल फॉरेस्ट क्या होता है? शंकुधारी वन, है ना, जो आपको सब आर्कटिक रीजन में देखने को मिलते हैं। रूस रूस जाओगे तो देखने को पाओगे, है ना, जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, है ना, शंकुधारी वन, और ऐसे ताकि बर्फ सरक जाए। क्रिसमस ट्री वाला, है ना, उसका नाम होता है बोरियल फॉरेस्ट। इस कारण से, क्योंकि ये उस फॉरेस्ट रीजन से देखे जाते हैं, इस कारण से इसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। इसी के साथ हमने पूरी तरह से डिटेल्ड, है ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। ठीक है, कोई माइक ला लो तो बनाओ क्वेश्चन, यू कैन डू इट। ठीक है, चाहे आईएएस एसएससी बैंक कोई भी। ठीक है। सर सर हाँ, सर अंदर का एक बार और बता दीजिए। कहाँ अंदर बता दे? ये जहां से चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां अंदर वाला भाग जो है वो देखो, समझा अंदर दीजिए। धरती में क्या है? ठोस गेंद है, उसके ऊपर जी मैग्मा है ना। तो मैग्मा की स्टेट दूसरी है, और ये ठोस गेंद की स्टेट एकदम ठोस है। तो धरती जब घूमती है तो ये गेंद पहले घूम जाती है तेजी से, 2.5 डिग्री ज्यादा तेजी से घूमती है। जी तो फैराडिक नियम लगा दो, है ना, फैराडिक नियम लगा दो इसमें। फैराडे चाचा क्या कहे थे? जी कॉइल के अंदर रॉड घुमाओ तो इसको समझ लो रॉड, इसको समझ लो कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस होगा, 25 गॉस का ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। और जिस उस पर प्लेन पर ये घूम रही है, घूर्णन अक्ष, उसके 90 डिग्री डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो इसका 90 डिग्री हुआ, यहां पोल्स जो होते हैं, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, यहां इंटर करती हैं। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पैदा होने का कारण बताया है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या? जी सर। ठीक है भाई। देखिए फिर इधर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन वोश्चन होंगे बच्चों वाले, कर लेते हैं। सभी लोग जवाब देंगे, फिर क्लास खत्म। ये सब बता दिए मैंने बहुत डिटेल में, तो पढ़ लेना, इसमें है। एनसीईआरटी भी मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप पर डाल दूंगा। अच्छा, ये भूकंपीय तरंगे वगैरह जो पूछ रहा है, इसमें ज्यादा, ये अभी चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन ऐसे अपने मन से बनाते हैं, इसी से पूछते हैं। आप लोग आंसर करिए चैट बॉक्स में कि मोहरो विशिष्ट असतत्य किसको किसको अलग करती है। जल्दी जल्दी आंसर करो, बिना नकलची मारे। जल्दी आंसर करो, रिकॉर्डिंग पास कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, फर्जी बात क्यों सुनो है। बताइए, मोहरो विशिष्ट असतत्य किसको किसको अलग करती है? पूजा तिवारी, आंसर करो जल्दी। श्लोक, नम्रता, सब लोग आंसर करो जल्दी से। अब देखो, सब जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सब भागने लगते हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, प्रीति तिवारी। प्रिया दुबे कौन सी निचली परत? सही उत्तर दो भाई। सही उत्तर है। तुम लोग उत्तर नहीं देते हो तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर मेरा पढ़ाने वढ़ाने का मन नहीं करता, मन करता संन्यास ले लूं मैं। और सही बताओ, मेरा लक्षण है, मैं संन्यास ले लूंगा। तुम लोग अगर पढ़ो लिखोगे नहीं तो मैं एक दिन संन्यास ले लूंगा।
मेरे कुंडली में भी हमको लगता है यही चीज। तुम्ही लोगों के कारण मैं लूंगा संन्यास एक दिन। हाँ, प्रभाकर ने मुझे रोक लिया जंगल जाने से। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल सही उत्तर है ना? चलिए ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको किसको अलग करती है? सर वो निचली मेंटल और अपर कोर। बहुत अच्छा। रेपेटी किसको अलग करती है? सर रेपेटी जो है सर ऊपरी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को। हाँ, बहुत अच्छा। गलत है। हाँ, ठीक है, अच्छा। ठीक है। माही, तुमसे क्वेश्चन। भूमंडलीय प्लेट क्या होती है? वही जो सरकती और रखती है, ये क्या होती है? बताओ माही। प्रिया दुबे। प्रीति तिवारी। अरे कोई तो बता दो भाई, फिर मैं ले लूंगा संज्ञा। बताओ प्रभाकर। क्या सर बताना है? प्लेट क्या होती है? भूमंडलीय प्लेट जो इधर उधर टकराती है, उसकी गहराई वहराई के बारे में बताओ, उसमें क्या क्या चीज, कौन कौन सी लेयर आती है? भूमंडलीय प्लेट में सर हम्म। भूमंडलीय प्लेट में आती है पूरी की पूरी ऊपरी पार्ट, पहले तो पूरा का पूरा क्रस्ट आती है, भूपरपाटी यानी कि जहां तक होगी, प्लस ठोस मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक है, ठोस मेंटल का ऊपरी भाग, दोनों मिला करके लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, ये भूमंडलीय प्लेट कहलाता है। उसके नीचे का पार्ट तरलतम मंडल, एस्थीनोस्फीयर जिसे कहते हैं। जी। और ये भले ठोस है लेकिन हल्का है, घनत्व कम है, इस कारण से ये इसके ऊपर तैरता रहता। तो जब संवहन धाराएं बहती हैं तो इसको इधर से उधर घुमाती हैं, प्लेटें टकराती हैं। प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप ये लोग ये बात जान पाओ। ठीक है बच्चा लोगों, तो आज का ऑनलाइन सेशन यहां समाप्त करते हैं। किसी को कुछ सर पूछ? एक क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। सर क्या क्या कारण है सर जो हिमालय में हम्म। जो भारतीय हिमालय में जो उत्तर में स्थित है उसमें सर ज्वालामुखी क्यों नहीं आता? हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। प्लेट टेक्टोनिक से पढ़ोगे पता चलेगा। देखो, जब दोनों प्लेटें भूमंडलीय हो, जी। पहले समझना होगा कि जब दोनों प्लेटें भूमंडलीय नहीं है, एक भूमंडलीय प्लेट है या जिसे कहते हैं स्थल खंडीय जी जी। प्लेट, और दूसरी प्लेट है समुद्री, दूसरी प्लेट है महासागरीय, जिस पर महासागर है। तो महासागर वाली प्लेट हमेशा भारी होती है। तो जब ये दोनों टकराती हैं तो क्या होता है, ये वाली प्लेट नीचे धंसने लगती है, सबडक्शन जोन बनता है। जब धंसेगी तो पिघल जाएगी, क्योंकि नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। इधर क्या होता है, जो सबडक्ट नहीं हुई है वो फोल्ड हो जाती है, वलित पर्वत बन जाता है। लेकिन दरारों से फिर ये न्यू मैग्मा चेम्बर बनाता है, जो पिघल गया नीचे जाके। तो ये यहीं से निकलता है तो ज्वालामुखी पाया जाता है, फूटने लगता है उस पर। लेकिन जब दोनों ही प्लेटें जमीन वाली हों, स्थल खंडीय हों, यह भी और यह भी, दोनों ही प्लेटें ऐसी हों, है ना, तब कोई धंसेगी नहीं, दोनों का भार बराबर है। तो इधर भी फोल्डिंग होगी, इधर भी फोल्डिंग होगी, इधर भी फोल्डिंग होगी, इधर भी फोल्डिंग होगी। लेकिन कोई प्लेट नीचे ही नहीं धंसी, लेकिन दोनों तरफ बन गए पहाड़। तो एक तरफ बन गया कुनलुन सान,
पर्वत दूसरी तरफ बन गया हिमालय। जी लेकिन धंसा नहीं तो न्यू मैग्मा चैम्बर नहीं बना। जब कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? तो ना ये इस पर भी निम्न पाया जाता, ना इस पे पाया जाता। जी। ठीक है। सर एक हम्म। क्वेश्चन और, हम्म। दो है सर। हाँ हाँ ठीक। जो जो ट्रांस हिमालय है, हम्म। क्या ये भी वलन के कारण हुआ है कि सर विपरीत भ्रंशोत पर्वत के कारण विपरीत हाँ भ्रंशोत हुआ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है ये। विपरीत भ्रंशोत्थ पर्वत के कारण बना है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है ना, ये बहुत पहले बन गया था। कोबर जी के भूसन्नति सिद्धांत अक्सर पेपर में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी। अरे जिनको नहीं पूछना तो हम लोग जा सकते हो, कोई यहाँ अब क्लास खत्म हो चुकी है ना। मैं किसी को पकड़ के नहीं रखा हूँ मैं कहूँ सर जी देखो पता नहीं का पर पंच बताए रहे हैं, है ना। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है ना, जब गोंडवाना और गोंडवाना भूमि और अंगारा को, है ना, बीच में एक महासागर था, एक टेथिस नाम का सागर था। जी यही तो था। जी जी इधर गोंडवाना, इधर अंगारा, तो जी इधर था टेथिस सागर। तो इधर की नदियां ला करके इसमें डिपॉजिट करती थी, इधर की नदियां इसमें ला के डिपॉजिट करती थी। डिपोजिशन से भार बढ़ता गया, भार बढ़ने से दबाव बढ़ा, इधर फोल्डिंग हुई और ऊंचा उठता गया, है ना। तो दबाव पड़ा तो ये दबाव के प्रेशर से फिर जो सेडिमेंट नीचे गिरा था वो धीरे धीरे ऐसे उठने लगा। जी इस कारण से बना था ट्रांस हिमालय, पर हिमालय। ठीक है। टेथिस सागर के निक्षेपों के उठने से, बहुसन्नति से, है ना, बना था परि हिमालय। 250 मिलियन साल पहले की बात है ये। जी। यानी कि ये तो परि हिमालय बहुत ज्यादा पुराना है, इसीलिए परि हिमालय को टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन प्री में पूछा गया है तो सर टेथिस। क्या जो कोबर का सिद्धांत है, क्या इसको सही माना जाता है सर कि और क्या हिमालय के भाई, अरे निर्माण में ये अरे कोबर चाचा बहुत महान थे, सही माना जाता है ना। सही माना? हाँ, क्योंकि जी ट्रांस हिमालय पर नमक पाया गया, दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी नमक, हिमालयन गोल्ड जिसे कहते हैं, है ना, जी व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना है ये। क्योंकि 24 पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। जो ये नमक खाएगा बूढ़ा नहीं होगा, है ना। पारी हिमालय का, सच में सर। है ना, पारी हिमालय पर पाया जाता, क्योंकि सागर का निक्षेप था, भाप बन के उड़ गया, नमक बचा रह गया, तो बर्फ में दबा हुआ ये नमक है। और ये नमक बहुत रेयर है, वहां जाकर के कौन लेके आ पाएगा? जो लोग खोद करके बेचते हैं वहां के ट्राइबल्स लोग, तो कुछ मात्रा जी में मिलता है, बहुत महंगा है, सोने जैसा कीमती है ये नमक, है ना। कब का पड़ा हुआ नमक है वो, 200 साल, 200 मिलियन साल पुराना नमक है। और हिमालय जो बाकी का हिमालय है वो 50 से 60 मिलियन साल पुराना है, बहुत नया है। ट्रांस हिमालय जी बहुत पुराना है और ये बहुत नया है, जो ग्रेटर हिमालय है। अब देखो सही में बताएं तो क्या बताएं, हाँ फायदा तो करेगा भाई, 24 पोषक तत्व तो है, असर तो करेगा ही। अब बाबा रामदेव भी कहते हैं कि हिमालय का नमक बेचते हैं। अनिल कपूर भी पता नहीं कौन सा एक कहे कि हिमालय का नमक है ये, बेचते हैं, है ना। और बाबा रामदेव भी कहते हैं हिमालय का शुद्ध नमक, है ना, ये वही टेथिस सागर वाला नमक है ना। अब उसमें एक्सपायरी डेट होती है 2027, 2026, है ना। गजब, मतलब एकदम सही समय पर खोद लाए बाबा, नहीं तो पहाड़ पे ही एक्सपायर हो जाता। जो लगभग जी 200 मिलियन साल से नहीं एक्सपायर हुआ, है ना। बाबा उसको टैग लगाए बस, अगली साल ये खराब हो जाता, हम समय से खोद लाए ना जी किया। अजीब अजीब भाई, जी नकल करने के लिए भी अकल चाहिए।
है ना। ये सर एक क्वेश्चन और है सर। हाँ अच्छा, पूछ लो, सारी सर स्टेशन। बैटरी बैटरी भी लो है, अगर सर कट जाएगा तो कोई बात ही नहीं। सर हाँ पूछ रहे हैं, हाँ। सर जो पूर्वी हिमालय में जो हिम रेखा है, स्नो लाइन, वो हाँ, पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचाई पर क्यों सर स्थित है? स्नो लाइन पूर्वी हिमालय पे, क्या कह रहे हैं भाई? देखो हाँ, पूर्वी पश्चिमी। हिमालय में जो हिमरेखा स्नो लाइन है, हाँ हाँ। पूर्वी हिमालय में जो स्नो लाइन है सर, वो हम्म। पश्चिमी हिमालय की सर तुलना में सबसे अधिक ऊंचाई पर क्यों स्थित है? पहली चीज तो ये प्रश्न गलत हिमाच्छादन सर जो पूर्वी हिमालय में है। स्नो है लाइन जो है, सर। स्नो लाइन जो है वो आपको ग्रेटर हिमालय, है ना, ग्रेटर हिमालय में ही सबसे ज्यादा ऊंची मिलती है। ठीक है। स्नो लाइन मतलब जहां बर्फ मिलनी शुरू हो जाए, तो सबसे ऊंचा ग्रेटर हिमालय है ना। तो और ग्रेटर हिमालय पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, जहां भी पूछा गया होगा। जो ऊंचे पर्वत होते हैं वहां स्नो लाइन मिलती है आपको जल्दी। और स्नो लाइन, ये जितना ऊंचा पहाड़ उतना ऊंचाई पर। ठीक है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसमें बात करेंगे हम लोग हिमालय हिमालय पर डिटेल में। अभी तो बेसिक लेक्चर चल रहा है। ठीक है। चलिए ठीक है, कल भी देखेंगे, क्लास रहेगा तो आपको सूचित करेंगे। थैंक यू सर।